स्याह धुएं के बादलों में सुर्ख शोले ऊपर को लपक रहे थे। मुझे वहां जहाज का कोई आदमी जख्मी हालत में पड़ा नजर नहीं आ रहा था। शायद तीनों भारतीय फौजी भी जहाज के मलबे के साथ ही चल रहे थे। जलते हुए जहाज की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैं कुछ फासले पर सहराई रेत के एक टीले के पास बैठ गया। मैंने एक बार फिर अपने आप का जायजा लिया। ये कुदरत का बहुत बड़ा मौजज़ा था कि मैं बच गया था। मुझे कोई चोट तक नहीं आई थी, सिर्फ मेरा टखना चलते में दर्द कर रहा था और ये चोट पहले की लगी हुई थी। मेरे देखते ही देखते जहाज चल गया। अब उसके ढांचे में से सिर्फ धुआं ही उठ रहा था। मैं उसके करीब आ गया। 3 आदमियों के जले हुए ढांचे जले हुए मलबे में दबे पड़े थे। जो लोग मुझे जहाज से गिराकर हलाक करने आए थे वो खुद जहाज के साथ जलकर राख हो गए थे। मैंने अपना सर खुदा के हुजूर झुका लिया और उसका शुक्र अदा किया कि उसने अपने बेपनाह कर्म से मुझे मौत के मुंह से बचा लिया था। मैंने रेत के टीले के ऊपर खड़े होकर इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। जहां तक नजर जाती थी एक बेकरार सहरा फैला हुआ था। इस सहरा में कहीं कहीं रेत के छोटे छोटे टीले से बने हुए थे जिनकी ढलानों पर झाड़ियां उगी थी। रेत के जर्रे चमक रहे थे। फजा में गर्मी थी मगर ये गर्मी नाखुशगवार नहीं थी। इतना मुझे अंदाजा था कि ये राजस्थान की सरहद का सहराई इलाका है। लेकिन इस बात का तयन करना बहुत जरूरी था कि मैं अगर भारत की सरहद के अंदर ही हूं तो पाकिस्तानी बॉर्डर वहां से कितनी दूर है। अभी तक मुझे भारतीय सिक्योरिटी फोर्स की कोई जीप या ऊंट वगैरह नजर नहीं आया था। मैंने पांव सीधा करके अपने टखने को देखा। वो सूज गया था। हल्का हल्का दर्द मुसलसल हो रहा था। मैं लंगड़ा कर चलता हुआ टीले से नीचे उतर आया। सबसे बड़ा मसला मेरे सामने पानी का था। कुछ खाए बगैर मैं 2-3 दिन निकाल सकता था, लेकिन पानी के बगैर इतने दिन निकालना मुश्किल था। अभी दिन का पहला पहर था। बहुत जल्द जब सूरज सर पर आ जाएगा तो सहरा की गर्मी और तपिश नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगी। ताहम एक कमांडो की हैसियत से मेरा अज़्म जवां था और मैंने सहरा में पेश आने वाले मसाइब का डट कर मुकाबला करने का अहद कर रखा था। जहाज के जले हुए ढांचे में से धुएं की आखिरी लकीरें ऊपर को बुलंद हो रही थी। मेरे दिल को यकीन था कि जिस खुदाए बुजुर्ग बरतर ने मुझे जहाज के इतने बड़े हादसे से बचा लिया है वो सहरा में भी मेरी हिफाजत फरमाएगा और मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान की सरहद में दाखिल हो जाऊंगा। खतरा सिर्फ भारत की सहराई सिक्योरिटी फोर्स का था कि कहीं उनके हत्थे न चढ़ जाऊं। सहरा में मुझे दूर से देखा जा सकता था और यहाँ कोई जंगल भी नहीं था कि जहाँ मैं रूपोश हो सकता। सूरज के जाविये से मैंने सहरा में अपने सफर का एक खास रुख मुतय्यन कर लिया था। मेरे हिसाब से उसी रुख पर आगे मेरे वतन पाक की सरजमीन शुरू हो जाती थी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान के वस्त की तरफ बढ़ रहा था। मैं जहाँ बैठा था वहाँ टीले का साया था। जो जूं सूरज बुलंद होता गया साया गायब होने लगा। मैं अल्लाह का नाम लेकर उठा और शुमाल मगरिब की तरफ चलना शुरू कर दिया। रेत नरम थी, टखना भी दर्द कर रहा था। चंद कदम ही चला था कि टखने का दर्द बढ़ गया। मैं वहीं बैठ गया। मैं धूप में था। मेरे सामने हद्दे निगाह तक रेत का गैर हमवार समंदर फैला हुआ था। रेत की चमक से अब आंखें दुखने लगी थीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। मेरे पास अगर कोई चीज थी तो वो सिधा का दिया हुआ सांप का मनका ही था जो मेरे बाजू के साथ रुमाल में लिपटा हुआ बंदा था। धूप अब तेज हो गई थी। मैं उठकर लंगड़ाते हुए वापस उसी टीले की ओट में आकर बैठ गया जहां से चला था। टीले का साया बिल्कुल नहीं था। जब धूप की तपिश नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो मैंने टीले के पहलू से रेत खोदकर एक खोसा बनाया और उसी में घुसकर बैठ गया। ये जगह ठंडी थी, कदरे सुकून मिला। मैंने अपनी धोती का किनारा फाड़कर उसकी पट्टी बनाई और अपने टखने पर खूब कसकर बांध दी। दर्द में किसी हद तक अफाका हो गया। रात को इंडियन फौजियों ने मुझे पतली दाल और एक सूखी रोटी खाने को दी थी। अब मुझे भूख भी लग रही थी और प्यास भी, मगर मेरे आसपास सिवाय तपती हुई गर्म रेत के और कुछ भी नहीं था। मुझे ख्याल आया कि रेत के टीले पर यूं हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूंगा। मुझे हिम्मत करके चलना चाहिए, शायद आगे कोई सहराई गांव मिल जाए। धूप इस कदर तेज हो गई थी कि चलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। इसके बावजूद मैं कुछ देर आराम करने के बाद खो से निकल आया और एक बार फिर मैंने खास रुख पर चलना शुरू कर दिया। मैं आहिस्ता आहिस्ता लंगड़ा कर चल रहा था। मेरे पांव रेत में धंस रहे थे जिससे चलने में दिक्कत हो रही थी। फिर भी मैंने हिम्मत न हारी और रेत की टीले से काफी दूर निकल आया। पसीना बह रहा था और बुखारात बनकर भी उड़ रहा था। सहराई धूप ने मेरे जिस्म का पानी खुश्क करना शुरू कर दिया था। ये सहराई मौत का पहला अमल था। दोपहर के बाद मेरी हालत गैर होना शुरू हो गई। मैं धूप में झुलसते ही सहरा में बहुत आगे निकल आया था, मगर चारों तरफ सहराई यकसानियत के बावजूद मुझे महसूस होने लगा कि मैं जहां से चला था अभी तक वहीं पर हूँ। तेज धूप ने मेरे जिस्म का पानी खुश्क कर दिया था। प्यास ने मेरे जिस्म में सूखे कांटे बिछा दिए थे। होंठ खुश्क होकर पत्थर हो रहे थे। तखने की तकलीफ बढ़ गई थी। मेरे बाएं जानिब रेत का एक ऊंचा सा उभार था। मैं गैर शऊरी तौर पर उस तरफ चल दिया। मैं अब रींग कर आगे बढ़ रहा था। रेत के उभार के ऊपर आया तो दूसरी तरफ मैंने नशीब में एक शुतर सवार को देखा कि राजस्थानी टाइप की बड़ी सी पगड़ी बांधे ऊंट पर सवार है और ऊंट आहिस्ता आहिस्ता मशरिक की तरफ चला जा रहा है। ये मंजर मेरे लिए जन्नत से कम नहीं था।
इस बात से बेनियाज हो चुका था कि कहीं ये भारतीय बॉर्डर फोर्स का मुखबर न हो। मैंने अपने जिस्म की बची कुची ताकत जमा करके उसे पुकारा। मेरी आवाज ऐसी थी जैसे कोई कमजोर और नहीफ जानवर नज़ा के आलम में आखिरी बार चिल्ला रहा हो। शुतुर सवार ने मेरी आवाज सुन ली थी। उसने ऊंट को रोककर मेरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा। मैंने जोर जोर से हाथ हिलाया। वो ऊंट से उतरा और मेरी तरफ बढ़ा। ये एक कोली जात का हिंदू था। उसने मुझे अपने ऊंट पर बिठाया और अपने गांव ले गया, जो वहां से 10-15 मिनट के सफर पर था। उसने मुझे पीने के लिए दूध दिया। उसके बीवी बच्चे भी मेरे गिर्द जमा हो गए। गांव में चंद एक कच्चे मकान बने थे। मैंने अपने आप को एक हिंदू ब्राह्मण बताया जो अपने बड़े भाई के साथ शहरा में शिकार पर आया था कि अपने भाई से बिछड़कर सहरा में रास्ता भूल गया। इन कोली हिंदुओं ने मेरी बड़ी खिदमत की। मेरे टखने पर तेल की मालिश की गई। मैं 2 दिन से उनके पास था। इस दौरान उनसे सब कुछ मालूम कर लिया। मैं पाकिस्तानी सरहद से 5 मील के फासले पर था। वहां से आगे बल्हार नामी एक गांव था जो भारतीय सरहद का आखिरी गांव था। ये कोली जात के हिंदू इंडियन बॉर्डर फोर्स के जवानों के लिए हफ्ते में 2 बार घी और दूध लेकर जाते थे और वहां से अनाज लेकर वापस आते थे। एक हफ्ते के अंदर अंदर मेरी खोई हुई ताकत वापस आ गई। तखने की सूजन भी उतर गई। अब मैंने इंडियन बॉर्डर क्रॉस करने के मंसूबे बनाने शुरू कर दिए। मैं इन कोली जात के हिंदुओं में घुल मिल गया था और उनके ही कपड़े पहन लिए थे। मैंने अपने मोहसिन से कहा कि मुझे वो बल्हार गांव अपने साथ ले चले। मैं वहां से किसी फौजी गाड़ी में सवार होकर शहर पहुंच जाऊंगा। 2 हिंदू कोली जब घी और दूध के कनस्तर ऊंटों पर लाद कर बल्हार बॉर्डर पोस्ट की तरफ रवाना हुए तो मैं भी उनके साथ एक ऊंट पर सवार हो गया। हम पौ फटने से पहले रवाना हुए थे। दिन चढ़ा तो दूर बल्हार का छोटा सा गांव दिखाई दिया। मुझे ये भी मालूम हुआ था कि इंडियन बॉर्डर फोर्स की 2 चौकियां गांव के मगरिब में बनी हुई हैं और शुमाल की तरफ सहराई खुश्क दरख्तों का एक छोटा सा जंगल है जो पाकिस्तानी सरहद पर खत्म होता है। मेरा इस जंगल में दाखिल होने का प्रोग्राम था। गांव पहुंचकर मेरे साथी हिंदू कोली तो अपने काम में लग गए और मैं एक मकान के छप्पर तले बिछी हुई चारपाई पर बैठकर माहौल का गहरी नजर से जायजा लेने लगा। शुमाल की जानिब वीरान सहरा फैला था। मुझे दूर दरख्तों की एक लकीर नजर आ रही थी। यही वो जंगल था जिसका दूसरा किनारा पाकिस्तानी सरहद के साथ जा लगता था। मेरे साथी अगले रोज वापस जाने वाले थे। दिन में उन्होंने बॉर्डर फोर्स की चौकियों में जाकर दूध और घी वगैरह दे दिया। शाम को सहरा में ठंडक हो गई तो वो एक जगह अलाव जलाकर बैठ गए और नारियल पीते हुए बातें करने लगे। रात को सब खाना खाकर छप्पर के नीचे सो गए। सहरा में रात बड़ी जल्दी पड़ जाती है और सर्दी भी हो जाती है। सीधी सादी जिंदगी बसर करने वाले ये सहराई लोग थे। लेटते ही खर्राटे लेने लगे। मैं जाग रहा था। आधी रात करनी मेरे लिए मुश्किल हो गई थी। खुदा खुदा करके जब रात काफी गहरी हो गई तो मैं चारपाई से चादर हटाकर उठा, चादर अपने जिस्म पर लपेटी और अल्लाह के भरोसे रात के सन्नाटे में उस तरफ चल पड़ा जिधर भारतीय सहरा का आखिरी खुश्क और वीरान जंगल था। सहराई रात खुनक और खामोश थी। रेत के टीलों की ओट से होकर गहरे खड्डों से गुजरता हुआ मैं आखिर जंगल में पहुंच गया। खुदा जाने ये किस किस्म के दरख्त थे कि भूतों की तरह शाखे फैलाए खड़े थे। किसी जगह पर कोई पत्ता तक नहीं था। अब मैं बेहद मोहतात होकर चल रहा था। जरा सी आहट पर फौरन किसी दरख्त की ओट में होकर बैठ जाता। ये सारा इलाका इंडियन बॉर्डर फोर्स की अमलदारी में था। जंगल में काफी दूर तक चलते रहने के बाद मुझे किसी गाड़ी की रोशनी और इंजन की आवाज आई। मैं भागकर एक दरख्त के पीछे गड्ढे में उतर गया और उसकी ढलान पर लेटकर थोड़ा सा सर बाहर निकाल कर देखा। दरख्तों के नीचे एक रास्ता सा बन गया था। उस रास्ते के आखिरी किनारे पर मुझे किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। मैंने सर नीचे कर लिया। गाड़ी तेजी से चली गई। जब वो कुछ फासले पर से गुजर गई तो मैंने सर उठाकर देखा। ये बॉर्डर फोर्स की गाड़ी ही हो सकती थी। उसकी छत पर सुर्ख बत्ती जल रही थी। जब गाड़ी दूर चली गई तो मैंने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। खुदा खुदा करके जंगल के टेढ़े डरावने खुश्क दरख्तों का सिलसिला खत्म हुआ। मैं आखिरी दरख्त के पास आकर रेत पर लेट गया। आसमान पर सितारे चमक रहे थे जिनकी हल्की रोशनी में सहरा दूर तक फैला नजर आ रहा था। अगर कोली हिंदुओं की इत्तला सच्ची थी तो यहाँ से आगे पाकिस्तान का इलाका शुरू होता था, लेकिन मुझे यकीन नहीं था। मैं उठा और झुककर चलने लगा। एक जगह मुझे रेत में ईंटों की एक छोटी सी ढेरी उभरी हुई नजर आई। ये बॉर्डर का निशान ही हो सकता था। मैं आगे निकल गया और झुके झुके भागना शुरू कर दिया। अपने अंदाजे के मुताबिक मैं गैर जानिबदार पट्टी से गुजर रहा था। रेत में मुझसे पूरी तरह भागा नहीं जा रहा था। आगे जाकर रेत सख्त पत्थर की तरह हो गई। मैं तेज दौड़ने लगा। अचानक मेरे पीछे या आगे फायर हुआ। ये राइफल का फायर था। मैं रेत पर लेट गया और आगे को जितनी तेज रेंग सकता था रेंगने लगा। एक और फायर हुआ। ये फायर मेरे सामने से आया था। या खुदा, क्या इंडियन बॉर्डर अभी आगे है? आगे एक रेत का गड्ढा सा था। मैंने उसमें छलांग लगा दी। अब मशीन गन का ब्रस्ट मेरे सर के ऊपर से गुजर गया। किसी ने यकीनन मुझे देख लिया था। फिर टॉर्च की रोशनी हुई और मैंने अपना सांस रोक लिया।
दूसरे ही लम्हे एक ऊंट गड्ढे के किनारे पर आकर रुक गया और उस पर सवार किसी फौजी ने हुक्म दिया, हथियार फेंक कर बाहर आ जाओ। ये जुमला सिंधी जबान में बोला गया था। मेरा माथा ठनका। मैंने चिल्लाकर पूछा, क्या मैं पाकिस्तानी सरजमीन पर हूँ? फौजी ने अक्खड़ लहजे में कहा, बकवास बंद करो और बाहर निकल आओ। मैंने हाथ खड़े कर दिए और गड्ढे से निकल आया। अब मैंने देखा कि पीछे भी एक ऊंट खड़ा था। दोनों ऊंटों पर 2 फौजी सवार थे। रात के अंधेरे में मुझे उनकी वर्दियों का सही रंग मालूम नहीं हो रहा था। मैंने एक बार फिर अपना सवाल दोहराया कि क्या मैं पाकिस्तान की सरजमीन पर हूँ, जिसका मुझे कोई जवाब न दिया गया। पिछले ऊंट वाला फौजी ऊंट को बिठाकर नीचे उतरा। उसके हाथ में मशीन गन थी। उसने नाल का रुख मेरी तरफ करते हुए कहा, ऊंट पर बैठो। वो रस्सी से मेरे हाथ पीछे बांधने लगा तो मैंने उसकी पाकिस्तानी वर्दी को पहचान लिया। मैं खामोशी से ऊंट पर बैठ गया। मुझे एक बॉर्डर पोस्ट पर पहुंचा दिया गया, जहां पाकिस्तानी झंडा लहराता देखकर मेरे जिस्म में जैसे नई जिंदगी पैदा हो गई। ये कच्छ का पाकिस्तानी इलाका था। मुझे हिंदू स्मगलर समझकर पूछगिछ शुरू हुई तो मैंने पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के कैप्टन पर अपनी शनाख्त जाहिर कर दी। उसे पहले तो यकीन न आया, लेकिन जब मैंने उसे अपना खुफिया कोड वर्ड बताया तो वो कुछ ठिठका। उसने फॉरेन मिलिट्री इंटेलिजेंस के किसी जिम्मेदार अफसर से फोन पर राब्ता किया। चंद लम्हों के बाद मैं एक जीप में बावकार अंदाज में सवार था और जीप मीरपुर की तरफ दौड़ी जा रही थी। 2 रोज बाद मैं अपने दारुल हुकूमत में इंटेलिजेंस के चीफ के सामने उसके शानदार ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा था। मैंने अपनी फुल रिपोर्ट लिख कर दे दी थी। मालूम हुआ कि डॉक्टर फरीदी की बेटी नौरीन बाहिफाजत पाकिस्तान पहुंचा दी गई थी। डॉक्टर फरीदी की मौत की भी तस्दीक हो गई थी। बहरहाल मेरे मिशन को कामयाब करार दे दिया गया था, लेकिन अब एक नया और पहले से भी ज्यादा खतरनाक मिशन मेरे सामने था। मेरा नया खतरनाक मिशन क्या था, इसकी तफसील आपको जल्द मालूम हो जाएगी। चीफ ने नए मिशन के बारे में इब्तिदाई मालूमात मुहैया करते हुए एक खुफिया टेप मोहरबंद लिफाफे से निकाल कर टेप रिकॉर्डर पर चढ़ाया और मेरी तरफ देखकर बोला, इसे गौर से सुनो। फिर उसने टेप रिकॉर्डर का बटन दबाया। स्पीकर से ऐसी गूंजदार आवाज आई जैसे जेट तैयारे जन्नाटे के साथ गुजर गए हों। उसके साथ ही किसी ने अंग्रेजी में कहा, ओह गॉड, ये तो इसराइल के लड़ाका जेट तैयारे हैं। सर, मैं काहिरा एयरपोर्ट को सिग्नल देता हूँ। उसके साथ ही काहिरा एयरपोर्ट को सिग्नल देने की आवाजें आईं। सिग्नल ये दिया गया कि हमें इसराइली जेट तैयारों ने अपने नरगे में ले लिया है। फिर कुछ शोर सा बुलंद हुआ। गड़गड़ाहट की आवाज के बाद फिर वही आवाज बुलंद हुई, सर हमें बैरूत की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। फौरन ही एक नई आवाज उभरी, हमने तुम्हारे जहाज को हाईजैक कर लिया है। तुम हमारे रहमो करम पर हो। अगर तुमने हमारे इशारों पर अमल न किया तो तुम्हारे मुसाफिर बरदार जहाज को रॉकेट मारकर गिरा दिया जाएगा और जहाज के अमले और मुसाफिरों की मौत की जिम्मेदारी तुम लोगों पर आयद होगी। अब जहाज के उसी पायलट की आवाज बुलंद हुई, तुम हमसे क्या चाहते हो? इसराइली जेट फाइटर के पायलट ने अंग्रेजी में कहा, अपने जहाज का रुख इसराइल की तरफ मोड़ दो। पायलट की आवाज आई, ओके, हम इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए तुम्हारे हुक्म की तामील पर मजबूर हैं, लेकिन ये फजाई कज़्ज़ाकी इसराइल को महंगी पड़ेगी। इसराइली जेट फाइटर के पायलट ने बोला, शट अप। उसके बाद टेप खाली थी। चीफ ने टेप रिकॉर्डर बंद कर दिया। अखरोट की लकड़ी के डिब्बे में से एक सिगार निकाल कर सुलगाया। 2-3 हल्के हल्के कश्तिये और मेरी तरफ देखे बगैर बोला, ये आवाजें जो तुमने अभी अभी सुनी, ये हमें मिस्र के सिफारत खाने की तरफ से मौसूल शुदा टेप की आवाजें थीं, जो काहिरा एयरपोर्ट पर रिकॉर्ड की गई थी। अब मैं तुम्हें पूरी तफसील से सारी बात बयान करता हूँ। कमरे में मैं और चीफ दोनों अकेले थे। किस्सा यूं हुआ था कि मिस्री एयरलाइंस का एक मुसाफिर बरदार जेट तैयारा 70 मुसाफिरों को लेकर काहिरा से बैरूत की तरफ रवाना हुआ। इस तैयारे के मुसाफिरों में एक पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया भी सफर कर रही थी, जिसकी मंजिल बैरूत थी, जहां उसका बाप जो पाकिस्तानी सिफारत खाने में एक इंतहाई हसास ओहदे पर फाइज था, अपनी बेटी के खैर मकदम के लिए पहले से मौजूद था। लेकिन इस जहाज को रास्ते में ही इसराइल के 3 लड़ाका जेट तैयारों ने अचानक फजा में नमूदार होकर अगवा कर लिया और तिल अबीब चलने का हुक्म दिया। मिसाइलों से लैस जेट लड़ाका तैयारों के आगे एक मुसाफिर बरदार तैयारे की क्या हैसियत होती है। मिस्री हवाबाजों को धमकी दी गई थी कि अगर उन्होंने हुक्म न माना तो उनके तैयारे को फजा में ही मिसाइल मारकर तबाह कर दिया जाएगा। मिस्री हवाबाजों ने मुसाफिरों को सूरत हाल से बाखबर किया और जहाज का रुख इसराइल की तरफ फेर दिया। जाहिर है मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई होगी। पाकिस्तानी सिफारतकार की बेटी सोनिया भी परेशान हुई होगी। सोनिया के बारे में चीफ ने मुझे ये भी बताया कि वो लाहौर में पैदा हुई, वहीं आला तालीम हासिल की। पंजाबी और उर्दू उसकी अपनी जबानें हैं, मगर वो अरबी और अंग्रेजी भी रवानी से बोलती है, क्योंकि वो एक अरसे से अपने बाप के साथ बैरूत में रही है। मिस्री मुसाफिर बरदार जहाज तिल अबीब के एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे रनवे के एक खास इलाके में रुकने का हुक्म दिया गया। उसके साथ ही जहाज को इसराइली फौजी गाड़ियों ने घेरे में ले लिया। तमाम मुसाफिरों की आंखों पर पट्टियां बांधी गईं।
फिर उन्हें एक खास मकाम पर पहुंचाकर कैद कर दिया गया। फौरन बाद ही इस्राएली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गायान ने बैरूत में मुकीम मिस्री सफीर से राब्ता कायम किया और उसे बताया कि हमने मिस्र के मुसाफिर बरदार जहाज को हाईजैक कर लिया है, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर आप अपने 70 मुसाफिरों और अमले के मिस्री अरगान की जानें बचाना चाहते हैं तो इसराइल के 10 कमांडोज जो काहिरा की जेल में सड़ रहे हैं, उन्हें फौरन रिहा करके बैरूत के इसराइली इलाके में पहुंचाने का बंदोबस्त करें।